Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture, we have discussed about the basic concepts of central bank, and in today's lecture, we are going to discuss about the functions of central bank. Basically, there are two kinds of functions broadly, right? Traditional functions and developmental functions. Now, traditional functions are further divided into three parts: central banking system, general banking system, and the third one is prohibitory functions, right? आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, एंड इन टुमारोज लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर वी कैन डिस्कस द जनरल बैंकिंग सिस्टम, prohibitory functions and the developmental functions. Clear? So let's get started. Traditional functions. देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि जो भी आपके देखो मेनली आपके जो आरबीआई के फंक्शंस है ना, वो टू कैटेगरीज में डिवाइड है, ट्रेडिशनल एंड डेवलपमेंटल. क्लियर? अब जो आपके ट्रेडिशनल फंक्शंस हैं वो फिर आगे फर्दर डिवाइड है थ्री पार्ट्स में: सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, जनरल बैंकिंग सिस्टम एंड प्रोहिबिटरी फंक्शंस. ठीक है, आज के लेक्चर में हमने जैसा कि बताया कि हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम डिटेल में. ठीक है, और जो आपके जनरल बैंकिंग सिस्टम है या फिर प्रोहिबिटरी फंक्शंस और जो आपका मेन कैटेगरी है डेवलपमेंटल फंक्शंस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. क्लियर? चलो देखो, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस. आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इट्स सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस आर एज अंडर. सबसे मेन और फॉरमोस्ट जो आपका फंक्शन है आरबीआई का, दैट इज इशू ऑफ पेपर करेंसी. आप सभी जानते होंगे कि आरबीआई के पास एक्सक्लूसिव राइट है, मोनोपोली राइट होता है कि वो इशू करेंगे बैंक नोट्स को ऑफ ऑल द डिनोमिनेशंस, राइट? दिस इज कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक. क्लियर? क्योंकि इसके पास पावर है, इसके पास अथॉरिटी है, सोल अथॉरिटी है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज करेंसी अथॉरिटी फंक्शन. क्लियर? नाउ RBI issues notes of the denomination of rupees 10, 20, 50, 100, 500 and 2000. The bank has its separate department for note issuing. बैंक के पास क्या होता है? अपना अलग से डिपार्टमेंट होता है इन सभी नोट्स को इशू करने का, और उस डिपार्टमेंट को हम कहते हैं इशू डिपार्टमेंट. ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स के माइंड में एक थॉट होता है कि फिर तो हमें कंट्री में कभी भी गरीबी नहीं आएगी. क्यों? जितने नोट्स की रिक्वायरमेंट है आरबीआई से इशू कर देगा, पब्लिश कर देगा या प्रिंट कर देगा. बट ऐसा नहीं होता. इनको भी कुछ मिनिमम रिजर्व रखना होता है. अगर उनकी वो मिनिमम रिजर्व वाला क्राइटेरिया फुलफिल होगा, ओनली देन दे आर एबल टू इशू और प्रिंट द करेंसी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब उनका मन करा या जब उनको लगा कि हमें या हमारी कंट्री को रिक्वायरमेंट है, चलो जी प्रिंट कर देते हैं नोट्स. नो, ऐसा नहीं होता. बैंक को फॉलो करना होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉर इशू ऑफ बैंक नोट्स. ठीक है, अब वो मिनिमम रिजर्व क्या होता है? द मिनिमम रिजर्व मेंटेन्ड एट रुपीज 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. बैंक को क्या करना होता है? 200 रुपीज करोड़ का रिजर्व रखना होता है कम से कम. ठीक है, मिनिमम है ये. कम से कम दे हैव टू मेंटेन रुपीज 2000 करोड़ ऑफ रिजर्व्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एज वेल एज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. ठीक है, अब वो कैश में नहीं होना चाहिए, वो आपका ये तो गोल्ड होगा या फिर आपके रिजर्व्स होंगे फॉरेन एक्सचेंज के. ठीक है, अब 200 करोड़ में से 115 करोड़ आपका एक कंडीशन है कि वो गोल्ड की फॉर्म में ही होना चाहिए. सो जो रिमेनिंग आपका बचता है वो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो सकता है. ठीक है, अब ये क्राइटेरिया अगर कोई कंट्री फुलफिल करती है तभी वो करेंसी को इशू कर सकती है या फिर बैंक नोट को इशू कर सकती है. ठीक है, तो आई होप आपका ये जो थॉट था, आपके मन में एक कॉन्फ्लिक्ट थी, ठीक है, एक डिलेमा था आपके माइंड में कि ऐसे तो एक जो आरबीआई है या कोई भी सेंट्रल बैंक है, वो तो आपको जब रिक्वायरमेंट हो उनकी कंट्री को, वो तो फटाफट से इशू करते रहेंगे, नोट प्रिंट करते रहेंगे. बट ऐसा नहीं होता. जैसा कि हमने बोला कि हर कंट्री को मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है फॉर इशू ऑफ बैंक नोट्स.
ठीक है। और इंडिया में वो क्राइटेरिया क्या है कि आपको ₹200 करोड़ के रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आई होप क्लियर हो गया होगा ये आपको पॉइंट। चलो, सेकेंड वन इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, सेंट्रल बैंक क्या है, गवर्नमेंट का एक तो बैंकर भी है, बैंक की भूमिका भी निभाता है, उसके लिए गवर्नमेंट के लिए वो एज अ एजेंट भी परफॉर्म करता है, एंड कई बार कुछ सिचुएशंस में फाइनेंशियल एडवाइजर की भी भूमिका निभाता है फॉर द गवर्नमेंट। क्लियर। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि बैंकर की तरह वो क्या करता है, एज ए एजेंट, एज ए एडवाइजर क्या परफॉर्म करता है वो। क्लियर। चलो, एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट इट मैनेजेस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। बैंकर की रोल अगर जब प्ले करता है वो, आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबको मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, कितने उनकी मतलब इनफ्लोज हैं, कितने आउटफ्लोज हैं, वो सब कुछ उनको मैनेज करके चलता है। नाउ, as an agent to the government, it buys and sells securities on behalf of the government. कई बार कुछ सिचुएशन में आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पर सिक्योरिटीज को बाय एंड सेलिंग का भी काम करता है। मींस वो क्या करता है, एजेंट की भूमिका निभाता है। ठीक है। अब ये सिक्योरिटीज किस टाइप की है, ये हम आगे चैप्टर्स हैं हमारे टोटल प्रॉपर फाइनेंशियल मार्केट, उसमें हम पढ़ेंगे कि इस टाइप की सिक्योरिटीज होती है। ठीक है। Now, as an advisor to the government, it helps the government in framing policies to regulate the money market. Clear? Advisor, देखो एडवाइजर का काम क्या होता है, एडवाइस देना। अब जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट को एडवाइस क्या देगी कि आप कैसे कैसे पॉलिसीज बनाएं सो दैट यू कैन रेगुलेट द मनी मार्केट इन अ वेरी वेल मैनर्ड। ठीक है, तो यही बोला गया है कि देखो आरबीआई गवर्नमेंट के लिए 3 रोल प्ले करती है, बैंकर, एजेंट एंड द फाइनेंशियल एडवाइजर, और तीनों हमने बहुत अच्छे से क्लियर करे हैं। नाउ द थर्ड वन इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। देखो, बैंकर्स बैंक क्या मतलब है, बैंकों का बैंक। ठीक है, अब बैंकों का बैंक मतलब जितने भी आपके कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन सब के ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, दैट इज कॉल्ड आरबीआई, और वी कैन से सेंट्रल बैंक। तो जो आपका आरबीआई है वो बैंकर्स बैंक है, इसीलिए हम बोले थे बैंकों का बैंक। ठीक है। एंड सुपरवाइजरी रोल मींस आरबीआई और सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, जितने भी हमारी कंट्री में कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन सब को सुपरवाइज करता है। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि सुपरवाइजरी रोल भी प्ले करता है। क्लियर। चलो, अब रीड करते हैं इनको। The central bank is the banker's bank and also plays a supervisory role. As a banker's bank, it has almost the same relation with other banks in the country. देखो, जनरली आप सबके अकाउंट होते हैं, हमारे कमर्शियल बैंक्स में क्या है, अकाउंट्स होते हैं। आपका चाहे सेविंग अकाउंट है, वेदर यू हैव करंट अकाउंट, एनी अकाउंट। ठीक है। अब कमर्शियल बैंक का जो रिलेशन जनरल पब्लिक के साथ होता है ना, सिमिलरली आपका जो आरबीआई है उनका रिलेशन भी सेम एज इट इज होता है। ये क्या करते हैं, देखो कमर्शियल बैंक का रिलेशन होता है जनरल पब्लिक के साथ, बट आरबीआई का रिलेशन होता है कमर्शियल बैंक्स के साथ। आरबीआई डायरेक्टली जनरल पब्लिक से डील नहीं करता। क्लियर। आरबीआई कभी भी जनरल जो पब्लिक है उनके साथ डीलिंग नहीं करता, बट सेम वे में डील करता है जैसे कि कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक के साथ डील करते हैं। क्लियर। चलो, as a banker's bank, it has almost the same relation with other banks in the country as a commercial bank has with its customers. It accepts deposits from the commercial banks and offers them loans. देखो, जब कभी कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस अमाउंट अवेलेबल होती है ना, वो क्या करते हैं, अपने सरप्लस को सेव कर देते हैं या डिपॉजिट कर देते हैं विद द आरबीआई, और उनको जब भी फंड्स के रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ जाते हैं, आरबीआई से लोन लेने। ठीक है। नाउ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफर्स लोन टू द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रेपो रेट, और इसी रेट को हम बैंक्स पॉलिसी रेट के नाम से भी जानते हैं। देखो, जब कभी भी कमर्शियल बैंक्स को लोन्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है या फंड स्कार्सिटी होती है तो वो कहाँ जाएंगे, आरबीआई के पास। अब जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करेगा उस पर्टिकुलर रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट। क्लियर।
आई रिपीट, जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती हैं उस पर्टिकुलर रेट को हम कहते हैं रेपो रेट, और इसी का दूसरा नाम होता है बैंक्स पॉलिसी रेट। क्लियर है? नाउ इन इट्स सुपरवाइजरी रोल, द सेंट्रल बैंक इंश्योर्स दैट द कमर्शियल बैंक्स show compliance to its directives, particularly relating to the maintenance of CRR and SLR. अब देखो, सुपरवाइज करना मतलब क्या होता है कि आप क्या देख रहे हैं कि जो भी आपने परफॉर्मेंस करनी थी या जो भी आपकी एक्टिविटीज होनी चाहिए थी, क्या वो आप उन्हीं वे में कर रहे हैं जैसे आपको गाइड किया गया था? तो आरबीआई क्या करता है, वो चेक करता है, इंश्योर करता है कि क्या कमर्शियल बैंक कंप्लाई कर रहे हैं जो उनकी डायरेक्शंस थी, पर्टिकुलरली सीआरआर और एसएलआर से रिगार्डिंग। ठीक है, अब सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ये हम सभी आगे मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे टॉपिक। ठीक है, उसमें बहुत डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं, बट आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं। सीआरआर एंड एसएलआर एक कैश रिजर्व रेशो होती है, सीआरआर, एसएलआर होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, जो भी कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट्स आते हैं ना, कमर्शियल बैंक्स को क्या करना होता है, उनका कुछ पर्टिकुलर पोर्शन जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फिक्स किया होता है, कुछ परसेंटेज एज अ रिजर्व मेंटेन रखना होता है। राइट, जो भी कमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट्स आते हैं उन डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज एज अ रिजर्व मेंटेन रखना होता है। ठीक है, अब अगर तो वो रिजर्व आरबीआई के पास रखा जा रहा है, देन दैट पर्टिकुलर रिजर्व इज नॉन एज कैश रिजर्व रेशो, राइट, CRR। और अगर आप वही रिजर्व, आप मतलब कमर्शियल बैंक अपने पास वो रिजर्व रखते हैं, देन दैट इज नॉन एज SLR। देखो बहुत सिंपल है, S मीन्स सेल्फ। जब कमर्शियल बैंक अपने पास वो रिजर्व रखेंगे डिपॉजिट्स का, ठीक है, दैट इज नॉन एज SLR। नाउ CRR, C स्टैंड्स फॉर, वैसे देखो यहाँ पर तो कैश रिजर्व रेशो है, बट एक हिंट है कि हमें कैसे लर्न करना है, C फॉर सेंट्रल बैंक। तो जो रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास रखा जा रहा है दैट इज नॉन एज CRR। होते दोनों रिजर्व हैं, डिफरेंस क्या है, SLR आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। क्लियर? बाकी अभी हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स में, बट एक ओवरव्यू आपको दे दिया दैट व्हाट इज CRR एंड व्हाट इज SLR। क्लियर है? नाउ द सेंट्रल बैंक कीप्स चेंजिंग CRR एंड SLR और रेपो रेट with a view to maintaining stability in the money market। क्लियर है? देखो जब आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है ना, तो आप इन सभी रेट्स को इंक्रीज या डिक्रीज करके उसे मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या करते हो, आप टैकल करते हो। ठीक है, मेनली आपकी मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कुछ आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं वो यूज किए जाते हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। देखो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का क्या मतलब है कि बिल्कुल आखिरी उम्मीद। राइट, देखो अगर कमर्शियल बैंक्स को कुछ भी मतलब फेस करना पड़ रहा है, स्कार्सिटी या फंड्स क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं, तो सबसे पहला देखो उनका सोर्स क्या होता है फंड्स का, कि जो लोग उनके पास डिपॉजिट्स करेंगे। राइट, सेकेंड सोर्स क्या होता है, वो लोन ले सकते हैं, अदर बैंक से लोन ले सकते हैं या जनरल पब्लिक से बोरिंग कर सकते हैं। बट अगर किसी भी मतलब सोर्स से उनको फंड्स अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, तो एट द एंड वो कहाँ जाते हैं, आरबीआई से अरेंज करते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि मीन्स लास्ट होप क्या होती है कमर्शियल बैंक्स की, जनरली लास्ट होप क्या है, आरबीआई। दैट्स व्हाई वी कैन से लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। क्लियर? चलो एक ना छोटी सी सिचुएशन लेकर ये वाला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। चलो देखो जनरली क्या होता है, हम सबको पता है कि जो भी कमर्शियल बैंक होते हैं ना, वो क्रिएट करते हैं लायबिलिटीज। राइट, मतलब डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट करते हैं मेनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व्स। दिस अरेंजमेंट वर्क फाइन सो लॉन्ग एज पीपल हैव कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। देखो जनरली हम सबको पता है कि कमर्शियल बैंक्स की जो रिजर्व्स होते हैं या जो उनके डिपॉजिट्स आते हैं वो आते कहाँ से हैं, जनरल पब्लिक ही तो सेव्स करती है, उन्हें सेविंग करती है। ठीक है, या फिर डिपॉजिट रखती है। वो चीज़ तब तक बहुत स्मूथली चलती है जब तक जनरल पब्लिक का बैंकिंग सिस्टम पर कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, बट अगर किसी भी रीज़न से देखो यहाँ अभी देखो यहाँ तक हम ये देखते हैं कि
सब कुछ स्मूथ चल रहा है, कुछ भी गलत नहीं चल रहा, जनरल पब्लिक को बहुत कॉन्फिडेंस है बैंक्स के ऊपर, वो अपने सरप्लस अमाउंट्स को बैंक में सेव कर रहे हैं, क्लियर, या फिर डिपॉजिट कर रहे हैं हम कह सकते हैं, ठीक है। अब बैंक ये एक्सपेक्ट करता है कि जितने भी डिपॉजिटर्स हैं ना वो अपना पैसा विड्रॉ करने एक ही टाइम पर तो आएंगे नहीं, ऐसा ही होता है। देखो हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि 10 पर्सन्स आए हैं बैंक के पास, ठीक है, 10 के 10 लोगों ने बैंक में अपना अपना पैसा जमा करवाया, 1,000 रुपीज सपोज, क्लियर। अब क्या वो डिपॉजिट सेम करने आ रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि वो विड्रॉ भी सेम करने आएंगे, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। और बैंक जो है ना वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ काम करता है कि जितने भी डिपॉजिटर्स हैं ना वो एक ही टाइम पर कभी भी अपने विड्रॉ करने नहीं आएंगे अमाउंट्स का, ठीक है, इसीलिए मतलब ऐसा होता है। बट अगर कभी ऐसा हो जाए कि सारे के सारे पर्सन्स या तो एक ही दिन विड्रॉ करने आ जाए, या फिर उनका जो बैंक के प्रति एक मतलब कॉन्फिडेंस है अगर वही लैक हो जाए, तो पीपल क्या करेंगे, अपने पैसे वापस निकाल लेंगे, ठीक है। उस केस में बैंक कोई भी रिजर्व नहीं रख पाएगा, तो अल्टीमेटली वो जो उनकी फाइनेंशियल नीड्स हैं वो कहाँ से फुलफिल करेगा, क्योंकि जनरल पब्लिक तो उसमें बैंक में डिपॉजिट्स नहीं कर रही है। तो एंड में वो क्या करते हैं, बैंक जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कहाँ पे जाते हैं, आरबीआई से फंड्स अरेंज करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब किसी भी सोर्स से आपके अरेंजमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, देन सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। आई होप आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत। बाकी हम अभी रीडिंग करते हैं, लिखा क्या है देखो। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट, वी नो कमर्शियल बैंक्स क्रिएट लायबिलिटीज और डिमांड डिपॉजिट्स मेनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व्स। दिस अरेंजमेंट वर्क्स फाइन सो लॉन्ग as people have confidence in the banking system of the country and they live up to banking expectations that all depositors do not show up at a single point of time to withdraw their deposits. यही बात बोली है कि वो इस एक्सपेक्टेशंस पर काम करते हैं बैंक कि जितने भी उनके डिपॉजिटर्स हैं वो एक ही टाइम पर कभी भी नहीं आते विड्रॉ करने के लिए। However, there may be occasions when a bank suffers the crisis of confidence and people go crazy to withdraw their deposits. और कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है बैंक के पास या उन्हें फेस करनी पड़ सकती है जब लोग या लोगों का जो एक कॉन्फिडेंस था वो लैक होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। When a bank suffers the crisis of confidence and people go crazy to withdraw their deposits. और लोग क्या करेंगे, अपना जितना भी उनका पैसा है, जब देखो कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो वहां पर डिपॉजिट करने का कोई मतलब नहीं बनता, राइट। आप भी एज अ रैशनल कंज्यूमर या रैशनल कस्टमर आप क्या करेंगे, आप विड्रॉ करेंगे वहां से। नाउ द डिपॉजिटर्स आर ग्रिप्ड बाय द फियर दैट द बैंक में रन आउट इट्स कैश रिजर्व्स। अब ऐसा क्यों करते हैं लोग, क्योंकि लोगों को या डिपॉजिटर्स को ऐसा डर बैठ जाता है कि क्या पता बैंक उनका पैसा लेके भाग ना जाए, ठीक है। ये जनरली जब आपके नेशनलाइजेशन से पहले का केस था ना, जनरली लोगों के मन में ये चीज़ आई थी, तब बैंक्स ने बहुत चीज़ सफ़र की थी, तभी हमने बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया था ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस उस चीज़ में बना रहे, ठीक है। इट इन सच अ सिचुएशन दैट द सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। और तब एट द एंड में सेंट्रल बैंक आता है, वो परफॉर्म करता है एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा। चलिए नाउ नेक्स्ट वन इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन का क्या मतलब है कि कस्टडी में रखना, मींस आरबीआई की कस्टडी में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, राइट। देखो हमने जब कमर्शियल बैंक्स का फंक्शंस वाला आई थिंक लेक्चर डिस्कस किया था तो उसमें एक पॉइंट भी था आई थिंक कि अगर एज अ जनरल पब्लिक को फॉरेन रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कहाँ से अरेंज करती है। देखो हमें ये चीज़ पता है कि फॉरेन एक्सचेंज के साथ डील करता है आपका आरबीआई सेंट्रल बैंक, बट अब हम तो एज अ जनरल पब्लिक तो डायरेक्टली तो नहीं जा सकते ना आरबीआई के पास। तो हमने क्या किया था वहाँ पर डिस्कस कि आरबीआई जो हमारी बैंक की जो मेन ब्रांच होती है हम वहाँ विजिट करेंगे, ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट्स बताएंगे फॉर सो एंड दीज पर्पस के लिए हमें चाहिए फंड्स या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और वो पर्टिकुलर जो हमारी मेन ब्रांच होती है वो आरबीआई से कंसल्ट करके हमें वो प्रोवाइड करवाती है। तो अल्टीमेट कस्टडी किसके पास है फॉरेन एक्सचेंज की, ऑब्वियसली आरबीआई। तो ये उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो क्या है, अपनी कस्टडी में रखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को। प्लस सिर्फ रखते ही नहीं है, वो क्या करते हैं,
मैनेज भी करके चलते हैं, ठीक है। चलो, सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जैसा कि हम सब ने भी बोला ही है कि सेंट्रल बैंक क्या है, अपनी कस्टडी में रखते हैं जो भी आपके नेशन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, राइट। द सेंट्रल बैंक नॉट ओनली मेंटेन्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बट ऑल्सो एक्सरसाइजेज मैनेज्ड फ्लोटिंग टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। सेंट्रल बैंक सिर्फ और सिर्फ मेंटेन करने का काम नहीं करता फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, बट वो मैनेज भी करता है सो दैट आपकी स्टेबिलिटी बनी रहे फॉरेन एक्सचेंज रेट की, ठीक है, इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। नाउ अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि मैनेज्ड फ्लोटिंग होता क्या है। अभी हमने यहाँ पे वर्ड डिस्कस किया ना, बट ऑल्सो एक्सरसाइजेज मैनेज्ड फ्लोटिंग। नाउ व्हाट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग? देखो, मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद अ व्यू टू अचीविंग स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉर द डोमेस्टिक करेंसी। आप क्या करते हैं? सेल या परचेज करते हैं फॉरेन एक्सचेंज को सो दैट आप उसके अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन रख पाए, जो एक्सचेंज रेट है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो। क्लियर? नाउ next function is clearing house function. Central bank also performs the function of a clearing house. Let us take an example to understand this function. Suppose bank A receives a check of rupees 10,000 drawn on bank B. देखो एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझना, क्लियरिंग हाउस फंक्शन का क्या मतलब है। बैंक ए को एक चेक रिसीव होता है 10,000 रुपए का, जो कि बैंक बी का था एक्चुअल में, राइट। और बैंक बी को रिसीव होता है चेक 15,000 रुपीज का, जो कि एक्चुअल में था बैंक ए का। मींस आपने बैंक ए के जो चेक थे वो बी के पास चले गए और जो बैंक बी का चेक था वो ए के पास चला गया। सिचुएशन समझ आ गई है? चलिए, अब अगर बैंक अपने बिहाफ पर उसे सॉल्व करने की कोशिश करे, काफी ज्यादा वो दिक्कत हो सकती है, बट यहां पर क्या कहा जा रहा है? बोथ बैंक ए एंड बैंक बी हैव देयर अकाउंट्स विद द सेंट्रल बैंक। अब बैंक, दोनों बैंकों का, देखो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं ना उन सबका अकाउंट तो होता ही है सेंट्रल बैंक के साथ। क्लियर? द चेक्स ऑफ बोथ द बैंक्स आर क्लियर्ड थ्रू देयर स्पेसिफाइड अकाउंट्स विद द सेंट्रल बैंक। अब ये जो क्लियरेंस करनी है ना अपने चेक्स की, वो मतलब आप नहीं करेंगे एज अ कमर्शियल बैंक, ये अब कौन करेगा? आपका आरबीआई करेगा, आपका सेंट्रल बैंक करेगा, राइट। क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास आप दोनों के अकाउंट्स हैं, तो सेंट्रल बैंक की ये ड्यूटी हो जाएगी कि वो आप दोनों के चेक्स को क्लियर करने का हेल्प करेगा या काम करेगा, राइट। दिस इज हाउ द सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस। इट अवॉइड्स ट्रांसफर ऑफ कैश बिटवीन द बैंक्स एंड रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ कैश रिजर्व्स। तो ये क्या करता है? मतलब जो कैश ट्रांसफर्स होते हैं ना उसको अवॉइड करता है और रिड्यूस करता है रिक्वायरमेंट ऑफ कैश रिजर्व को। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल से एग्जांपल था, बैंक ए का चेक बैंक बी के पास चला गया और बैंक बी का चेक बैंक ए के पास चला गया, और इससे क्या था? आपके अमाउंट में वेरी कर रहा था, ठीक है। अब अगर आपके सेंट्रल बैंक के साथ मतलब अकाउंट ना होते आपके, मतलब बैंक ए एंड बैंक बी का, तो वो खुद ही सेटलमेंट उन्हें करनी पड़ती। एक पर्सन देता पैसे 5,000 और एक पर्सन लेता, ठीक है। बट यहाँ पर क्या किया? दोनों बैंक्स के सेंट्रल बैंक के साथ अकाउंट्स थे, उन्होंने क्या किया? सेंट्रल बैंक ने ऑटोमेटिकली उनके बैंक मतलब अकाउंट्स को क्लियर कर दिया। क्लियर? तो इसीलिए बोला गया है दिस इज हाउ द सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस। लास्ट फंक्शन इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, राइट। अब देखो, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, अब मैं बार बार बोल चुकी हूं, यहां पे क्रेडिट का मीनिंग आपका मनी है, राइट। आप क्रेडिट उधार से रिलेट नहीं करेंगे, ठीक है, अकाउंट्स वाला नहीं है ये आपका। इकोनॉमिक्स में क्रेडिट इक्वल्स टू मनी, सिंपल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ही यही होता है आपका सेंट्रल बैंक का, कि आप क्या करें एज अ सेंट्रल बैंक? कंट्रोल करें मनी सप्लाई को, राइट। It implies increase or decrease in the supply of money by regulating the creation of credit by the commercial banks. The central bank needs to control the supply of money
to cope up with the situations of inflation and deflation. देखो मतलब मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट क्या है? अब हम कहते हैं कि मनी सप्लाई होने दो, अच्छी बात है, सब रिच होंगे, सबके पास पैसे होंगे, सब जो उनका मन करेगा खरीदेंगे. बट इससे होता क्या है, अगर आप एक्सेस फ्लो कर देते हैं मनी का, तो होगा क्या? देखो, अल्टीमेटली लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी. ऐसे ही होगा ना, परचेसिंग पावर बढ़ेगी मीन्स उनके जो कैपेसिटी है कुछ बाय करने की वो बढ़ जाएगी, राइट? तो वो अब देखो, जब आपके पास भी बहुत सारे अमाउंट पड़ी हो, अवेलेबल हो, तो आप क्या करेंगे? कहीं ना कहीं जाके इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो आपका कंजम्पशन है डेली बेसिस का, कुछ भी करेंगे. मीन्स आप मार्केट में जाके कुछ डिमांड क्रिएट करेंगे. ऐसा ही होता है. अब जब आप किसी पर्टिकुलर की डिमांड बार बार करेंगे तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइसेस ऑब्वियसली राइज हो जाएंगे, और जब प्राइस राइज होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस है. तो इसीलिए कहा गया कि अगर आपका जो मनी फ्लो है एक्सेस हो जाता है तो उससे इन्फ्लेशन होने के चांसेस होते हैं, राइट? अगर दूसरी बात अगर हम बात करें कि आप मनी फ्लो को बहुत कम कर रहे हैं, राइट, बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया, इट मीन्स आपके पास परचेजिंग पावर आपकी डाउन चली गई. जब आपकी परचेजिंग पावर डाउन जा रही है तो मीन्स आप मार्केट में डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है, फंड्स ही अवेलेबल नहीं है. और जब आप मार्केट में डिमांड नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली होगा क्या? अब आप खुद सोचिए, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आपने माइक्रो पढ़ा हुआ है सबने. जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होती है तो सेलर क्या करता है? प्राइस कम कर देता है कि चलो कुछ तो बिकेगा, कुछ तो हमें मिलेगा, राइट? तो सेलर क्या करेगा? प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसे डाउन करना स्टार्ट कर देगा. तो अल्टीमेटली जब प्रोडक्ट के प्राइस डाउन 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 जाते जाएंगे तो मार्केट में या इकोनॉमी में डिफ्लेशन अराइज हो जाएगी. ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है द सेंट्रल बैंक नीड्स टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी टू कोप अप विद द सिचुएशंस ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. नाउ अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अगर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है देन व्हाट डू यू नीड टू डू? आप करेंगे क्या उस टाइम पे? ठीक है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द सप्लाई ऑफ मनी इज रिस्ट्रिक्टेड. अगर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है तो आप अपनी सप्लाई ऑफ मनी को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे. बट अगर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है तो आप अपनी मनी सप्लाई को लिबरलाइज कर लेंगे. ठीक है, इसका भी पीछे लॉजिक है. देखो, अगर इन्फ्लेशन चल रहा है, ऑलरेडी मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज हैं. ठीक है, अब हमने ये बोला है कि मनी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर लो. रिस्ट्रिक्ट करना मीन्स लोगों की परचेजिंग पावर डाउन हो जाएगी. अब जब मार्केट में लोगों की परचेजिंग पावर डाउन है, अब आपके पास अगर फाइनेंस ना हो, फंड्स अवेलेबल ना हो, तो आप क्या मार्केट में जाके प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे? ऑब्वियसली नो. और जब डिमांड नहीं होगी तो आपके जो प्रोडक्ट्स के प्राइसेस है वो डाउन करेगा सेलर. और जब प्राइस डाउन होगा, पहले सिचुएशन ये चल रही थी कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो अब सिचुएशन क्या आएगी? प्राइस कम होना स्टार्ट हो जाएगा. समझ रहे हो? प्राइस डाउन जाएगा तो जो आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा था अब वो बैलेंस्ड हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही डिफ्लेशन होता है आपका. अगर मार्केट में डिफ्लेशन है मीन्स ऑलरेडी मंदी चल रही है, तो अब आपने क्या बोलना है? लिबरलाइज कर दो मनी सप्लाई को, मीन्स लोगों के पास परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी. ऐसा ही है ना, अगर आप मनी सप्लाई को लिबरलाइज करते हैं तो लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, तो वो मार्केट में जाके डिमांड भी करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की. और जब वो मार्केट में डिमांड करेंगे, किसी प्रोडक्ट की बार बार डिमांड हो रही है या डिमांड बढ़ रही है हम कह सकते हैं, तो उससे अल्टीमेटली क्या होता है? प्राइसेस राइज होंगे. और सिचुएशन क्या थी मेरी? प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं. अब लिबरलाइज करने से मनी फ्लो को क्या हो रहा है? प्राइसेस अप होने स्टार्ट हो रहे हैं. तो जहां पर डिफ्लेशन थी अब वो बैलेंस्ड में आ जाएगा. तो इसीलिए बोला गया है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द सप्लाई ऑफ मनी इज रिस्ट्रिक्टेड एंड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द सप्लाई ऑफ मनी इज लिबरलाइज्ड. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. देखो, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस क्या किया है? फंक्शंस ऑफ आरबीआई. बेसिकली हमने कहा था कि ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, ट्रेडिशनल फंक्शंस एंड डेवलपमेंटल. ट्रेडिशनल फंक्शंस आर आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, सेकेंड जनरल बैंकिंग सिस्टम एंड द थर्ड वन इज प्रोहिबिटरी फंक्शंस. आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करा है सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, लाइक इशू ऑफ पेपर करेंसी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट,
custodian of foreign exchange, clearing house function, and the last one is control of credit. और जो remaining के आपके functions रह गए हैं that is general banking system या फिर prohibitory functions, वो हम next lecture में discuss करेंगे. Right? I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.